नमस्कार, आप देख रहे हैं द डार्क रूम, एक ऐसा मंच जहां हम उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। आज हम एक बेहद दर्दनाक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है ऐसे लोगों की जिसे न केवल अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ी, बल्कि समाज की नज़रों में अपनी पहचान और सम्मान वापस पाया। आज के इस शो में हम बात करेंगे तेज़ाब पीड़ित सर्वाइवर्स की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में होने वाली उस त्रासदी का सामना किया है जो किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त करना असंभव हो सकता है। इस कठिन सफ़र से गुजरने के बावजूद उन्होंने न केवल उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अपनी आवाज़ भी उठाई। आइए हम मिलते हैं आज की अपनी ख़ास मेहमानों से और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। हमारे साथ इस शो में मौजूद है गरिमा अवस्थी और खुशबू, दो ऐसी तेज़ाब पीड़ित सर्वाइवर हैं जिन्होंने अपनी नई मिसाल और कहानियाँ बनाई। जाना और भी जरूरी हो गया है। मालती की पीआईएल के वजह से काफी चर्चित हुआ है ना एसिड का मुद्दा। कहाँ है मालती? मालती जी, आप अपना चेहरा दिखाएंगी ताकि पब्लिक को इस हिंसा की गहराई इट्स इम्पोर्टेंट कि मालती अब सिर्फ अपना नया चेहरा देखे सर्जरी के बाद। सबसे पहला सवाल गरिमा आपसे, आप कहाँ से हैं? क्या आपके साथ ये घटना हुई? कैसे हुई? कब हुई? मैं फतेहपुर से हूँ और फतेहपुर के एक छोटे से गांव से हूँ, रावतपुर से। और मैं स्कूल से पढ़ के अपने दोस्तों के साथ वापस आ रही थी। ठीक, हम लोग बात करते हुए आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। किसी ने मेरे ऊपर अचानक से कुछ फेंका। मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही थी। मैं मतलब चिल्लाने लगी, जमीन में गिर गई। फिर जो वहाँ से लोग गुजर रहे थे उन्होंने देखा, जो एक दो लोग मेरे साथ थे उन्होंने देखा। फिर उन्होंने मेरे घर में बताया तो मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद मैं कम से कम 20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही वहाँ। तब मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है। तब शायद मैं नहीं जानती थी कि एसिड अटैक क्या होता है। जब सबसे पहली बार मैंने अपना मतलब चेहरा देखा आईने में तो शायद मुझे नहीं लगा था कि चीज़ें कभी ऐसी भी बदल जाएं। लगभग कितने साल पुरानी ये बात है? आप किस क्लास में थी? तब मैं 6th क्लास में थी। ये 2008 की बात है। 2008 की बात है। तो आपको क्या लगा कि कौन फेंक सकता है? अचानक कुछ मनचलों ने फेंका या गांव के किसी से दुश्मनी थी? सर, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं था। गांव में सर छोटी छोटी बातों में तो हो ही जाती है, पर इस तरह कोई करेगा ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये पता नहीं चला कि कैसे क्या हुआ? नहीं सर, पता नहीं चल पाया। पता नहीं चल पाया। इसकी आपने कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की? क्योंकि सर मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मतलब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि तुम्हें पहले अपनी बेटी को देखना चाहिए क्योंकि उसकी जिंदगी बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। और अगर पुलिस केस करोगे तो आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई थी। पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई। आखिर ये घटना हुई, आपके मदर फादर ने आपका सपोर्ट किया, लेकिन पुलिस तक ये बात नहीं पहुंची और जो आरोपी थे उनका आज तक नहीं पता चला किसने फेंका था, क्यों फेंका था, ये आज तक नहीं पता चला। नहीं पता चला। अब हमारे साथ दूसरी हैं गोंडा से खुशबू। खुशबू वो है जिनकी एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी है, दर्दनाक घटना है और ऐसी घटना है जो वाकई में कहीं ना कहीं आपको झकझोर देगी। हादसा 2020 के आसपास का है। रात में परिवार घर में लेटा हुआ था। रात के 2:30 बजे करीब अचानक इनके ऊपर एसिड अटैक होता है और खुशबू सहित इनकी 2 बहनें उसकी चपेट में आती हैं। ये वाकई में अपने आप में एक चर्चित केस उत्तर प्रदेश का रहा है, काफ़ी हाईलाइट हुआ था।
हम खुशबू से समझने की कोशिश करेंगे कि यह हादसा कब और कैसे हुआ, और पूरी कहानी हम आपको बताएंगे उन्हीं की जुबान। मेरा नाम तो खुशबू है और मैं गोंडा से हूँ। मेरे ऊपर 2020 में अटैक हुआ था। मैं मतलब घर के अंदर सो रही थी, तभी मेरे ऊपर अटैक हुआ। मेरी मतलब कि मैं पढ़ाई भी करती थी और मतलब मेरी शादी भी लगी थी, मेरी शादी भी होने वाली थी। तो उस लड़के को पता चली कि मेरी शादी होने वाली है, तो मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। वो मुझसे मतलब प्यार करता था, तो मुझे नहीं पता था मुझसे प्यार करता। वो फोन करके धमकी दिया, कह रहा खुशबू मुझसे बात करो। तो हम बोले कि आपको हम नहीं जानते, आपसे कैसे बात कर लें। तो मतलब कि फिर वो इतना बोल के कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, तो अपने फेस पर जो घमंड कर रहे तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। फिर मैं घर के अंदर सो रही थी, मेरे ऊपर तुरंत फेंक दिया उसने। मतलब एक तरफा प्यार में आपके ऊपर मनचले ने जो है तेजाब डाला। ये 2:30 बजे रात की घटना है। आखिर आप लोग ऊपर कमरे में सो रहे थे, आखिर ये कैसे वो घर में पहुंच गया, उसके बाद में क्या हुआ? वो घर के मतलब कि घर के बाहर से डाला। वो डंडा मतलब कि वो बांस का डंडा लेकर रखा था हाथ में, और वो बोतल बांध के फिर मेरे वहाँ खिड़की थी, तो खिड़की थोड़ा मतलब कि उसका जाली फट गया था, तो उसी के अंदर से वो मतलब डंडा में बांध के फिर डाला मेरे ऊपर। उसमें आपके साथ आपकी 2 बहनें भी हाँ, 2 बहनें शिकार हुई थी। हाँ। उनके ऊपर कितने % आया था, जैसे आपके ऊपर काफ़ी आप उनके मतलब कि ये हाथ जल गया है, दोनों पैर, दोनों बहन का। इसके बाद उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन हुआ? केस तो अभी चल रहा है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। उनको छूट गया ना, वो जेल से छूट गया। हाँ। कितने महीने जेल में रहा होगा? शायद 1-1.5 साल जेल में थे। 1-1.5 साल जेल में थे। तो पैरवी आप लोगों ने मजबूत नहीं की? अभी तो केस तो लड़ ही रहे हैं सर। केस अभी लड़ रही हैं आप? मैं तो अपनी कोशिश करूँ, मैं लड़ूंगी जब तक मैं मतलब इनको सजा नहीं दिलाऊंगी, तब तक मैं मानूंगी नहीं। जैसे मेरे साथ किए ऐसे हम भी करेंगे। मतलब जैसे उन्होंने आपके साथ किया वैसे आप करेंगे। उन्होंने तो आपके ऊपर तेज़ाब फेंका है। हाँ। तो आप भी तेज़ाब ही फेंकना चाहेंगे क्या? अगर सर क्या बोलूँ मैं? नहीं, आप खुल के बोलिए। क्या आप अपनी वेदना, जो भी बात है, आप खुल के करिए। तो मैं उनको मतलब केस चल रहा मेरा, लेकिन मैं उनको सजा ही दिला के रहूँगी, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो तो आराम से खा रहे हैं, घूम रहे हैं बाहर। तो वो जो लड़का था वो आपके घर के आसपास का ही रहने वाला था? हाँ, थोड़ी दूर का रहने वाला था थोड़ी वो? दूर का। तो आपने क्यों नहीं एग्री कर लिया? मान लीजिए अगर आपको पता चल गया था कि आपका बॉयफ्रेंड है, आपने घर वालों को नहीं बताया था? कभी बात करने की कोशिश करता था? तो मुझे जिस दिन उसको फेंकना था उसी दिन वो फ़ोन किया था मेरे पास। अच्छा, जब आपकी शादी तय हो गई? बात भी नहीं करती थी। जब आपकी शादी तय हो गई थी? उसको पता चल गया था मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा, जब आपके ऊपर फेंका गया तो क्या रिएक्ट हुआ? आप लोग अस्पताल कितनी देर में पहुंच पाए? अब ये तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, उस वक्त आपको सेंस नहीं रहा कि आपके साथ क्या मेरे हुआ? ऊपर जब पड़ा था मैं तुरंत मतलब सीढ़ी से नीचे कूद गई थी और मैं बेहोश हो गई, तो मुझे पता नहीं चला। फिर पता नहीं चला। आपके फादर बीडीसी मेंबर भी रहे हैं गांव के। हाँ। आप एक दलित परिवार से आती हैं। गांव में ये गांव की रंजिश तो नहीं हो सकती? अब ये तो मुझे भी नहीं, ये नहीं पता। अच्छा, अब हम बात करते हैं सरवाइव की। आप लोगों ने सरवाइव किया अपने हालातों से लड़ते हुए, जिस तरह से आप लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। ये आपको मनोबल कैसे मिला कि हमको इससे आगे बढ़ना चाहिए? अब इन हालातों, बहुत दिन तो आपको लगा होगा कि मैं घर से, क्या फ़ील हुआ आपको? बहुत दिन आपने क्या फ़ील किया? हॉस्पिटल से आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? मैं 3 साल तो हॉस्पिटल में थी, मेरा तो इलाज चल रहा था, 3 साल में थी। फिर घर पे गई तो मतलब यहाँ पे मैं सिरोजना में मतलब कि 2-3 लड़कियाँ मुझसे जुड़ी थी, दीदी लोग। तो मैं उनसे, एक अंशु दीदी हैं, उनसे हम बात करते थे कि दीदी हमको भी रख लो जॉब पे। और मतलब उनसे हम बोलते थे कि मुझे भी जॉब करना दीदी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। मतलब घर में यही सोच रहे थे, हमको लग रहा हमारे जैसे यहाँ पे मतलब कोई नहीं, हम ही। मुझे इतना मतलब रोना ये सब आता है। फिर मुझे बोले ठीक है खुशबू, कोई बात नहीं तुम। और फिर वो मेरा इलाज यहाँ, मैंने इलाज करवाया यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ मैं आ गई। आपने इलाज कराया, फिर आप
शीरोज पे आ फिर गए। बोली सर्जरी हो कभी जाएगी। कभी ऐसा लगा हो कि आप हिम्मत हार रही हैं, हिम्मत टूट रही है अब? हाँ कभी मतलब कि पहले तो लग रहा था कोई फेस देखना पसंद ना करे, मतलब अच्छा नहीं लगता है। मतलब हम पहले यहाँ आए थे तो मतलब फेस पे दुपट्टा बांध के रखे थे, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी कि अगर लोग देखेंगे तो ना पसंद करें, मतलब बात ना करें मुझसे, मुझे खुद ही नहीं। मैं फिर यहाँ धीरे धीरे रहने लगी तो दीदी लोग बोली कि कोई बात शर्म तो अनुभव करनी चाहिए, जो फेंके हैं तुम क्यों शर्म कर रहे हैं, हम सब लोग तो हैं। तो फिर मेरे दुपट्टा खुलवाएं, फिर मैं ऐसे रहने लगी। फिर गेस्ट से धीरे धीरे बात करने लगी और गेस्ट मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। तो इसमें आपके परिवार का सपोर्ट कितना रहा? बहुत अच्छा सर, आज हमारे पापा नहीं होते तो हम मर जाते। मेरे पापा ने मेरा साथ बहुत दिया। आपके जीवन में वो घड़ी कब आई जब आपको महसूस हुआ कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल रही है? परेशान हो जाती हूँ मैं, आप परेशान ना हो, क्योंकि आप एक मिसाल क्योंकि हैं। जो वो बात हम सोचने लगते हैं सर, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत। आप एक मिसाल क्योंकि हैं मेरी एक समाज, आँख भी चली गई, एक आँख से मुझे कम दिखता है। लेकिन फिर भी आप उस समाज के लिए एक मिसाल हैं, जो समाज आज समाज में भेड़िए घूम रहे हैं इंसान के रूप में, जो जानवर घूम रहे हैं, उन सब के मुंह पे आप तमाचा हैं। आप एक मिसाल बनी हैं दुनिया के लिए, लोगों के लिए, और आप जैसी तमाम बहनों के लिए एक मिसाल हैं। उनको आपसे हौसला मिलता है आगे बढ़ने का, कि आप बढ़ रही हैं, लोग आपसे हौसला ले रहे हैं। अच्छा, एक हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तेज़ाब हमले के बाद सबसे पहले आपके मन में क्या विचार है? मैं कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई कर रही थी, मैं यही सोच रही थी कि पढ़ाई करूँगी, फिर कुछ आगे मतलब पढ़ाई करके कुछ जॉब करूँगी, कुछ अच्छा करूँगी अपने घर वाले के लिए। सब लोग बोलेंगे देखो उनकी लड़की ऐसा कर रही है, मतलब यही सब मैं सोच रही थी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आपने इसे सरवाइव करना कैसे शुरू किया? आपने इन हालातों से लड़ते हुए आगे बढ़ने की कब सोची? मैं मतलब कि मैं तो 2022 में यहाँ पे सिरोज में आई, तभी मुझे यहाँ पे मतलब हर कुछ मिला आगे बढ़ने के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया, मैंने बहुत कुछ सीखा भी यहाँ पे। इतना मुझे गांव में रहते नहीं मतलब पता था कुछ, यहाँ पे बहुत कुछ मैंने सीखा। और नई नई जगह पे घूमने के लिए, मतलब कि बहुत जगह हम जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर अच्छे से। अभी आप फैमिली के साथ रह रही हैं या अकेले रहती हैं? अभी तो लखनऊ में हम अकेले रहते हैं, गाँव में मम्मी पापा रहते हैं। अच्छा, इस घटना के बाद समाज में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिली? हाँ वो तो मतलब कि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो बोल रहे थे, मतलब मुझे गाली दे रहे थे सब लोग। क्यों? कि मतलब लड़की गलत की है, मतलब आप ही के ऊपर? हमारे ऊपर फेंके, हम ही को कह रहे लड़की गलत थी। किसने कहा? मतलब कि उन्हीं के तरफ वाले, उन्हीं के गांव लड़के के घर वाले या उनके मतलब मिलने कि वाले? जो उनके मतलब पट्टीदार ये सब होते हैं, उनके उधर वाले बोलने लगे वो थे। आपको ही गलत कह रहे हाँ थे? हमको गलत कह रहे थे। जो निकले उससे बोले कि उनकी लड़की ऐसी थी, मतलब बहुत बोले, सब लोग गाली दे रहे थे मुझे। आपके परिवार वालों ने कुछ नहीं किया? क्योंकि उस समय हम सब लोग घर पे नहीं थे ना, हॉस्पिटल में सब लोग, इतना टाइम थोड़ी ना मेरी मम्मी सुनती थी। फिर मेरी मम्मी खुद परेशान थी, वो कैसे बोले किसी को। फिर वो हम यहाँ से लखनऊ से गए तो कह रहा खुद भी तुमको गाली दे रहे थे, सब लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे। फिर मेरे मुंह पे बोल के देखे ना, अभी मैं खड़ी हो जाऊंगी, मेरे मुंह पे कोई नहीं बोलता है। ये पिताजी गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बीडीसी सदस्य थे। हाँ। एक उनका अपने साथ जनता का जुड़ाव था। आखिर उन्होंने इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अपने लेवल से या प्रशासनिक स्तर से? कभी उनके लड़के के घर वालों पे कोई दबाव बनाने के लिए, जो इस तरह की बातें की जा रही थी उस पे करने के लिए? सर वही तो मैं कह रही हूँ, जब वो बोले थे, हम सब लोग यहाँ थे नहीं ना। अच्छा। हम यहाँ हॉस्पिटल में थे, तब हमको सबको बाद में पता चला। जब पता चला तो पापा लोग बोले, पुलिस केस किए उनको कि सर मतलब कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, सब लोग बोले थे। तो मतलब पुलिस आई थी, मतलब थोड़ा गाली वाली देकर फिर चली गई थी। तो उनके लड़के के घर वाले अभी भी वहीं रहते हैं या उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, वहीं रहते। वहीं रहते हैं। लड़के की शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। किस क्लास में था वो?
अब ये तो मुझे नहीं पता वो किस क्लास में था। उसके बाद कभी आमना सामना आपका हुआ हो उस लड़के से? नहीं। कभी नहीं हुआ। कभी कोई पछतावा उसको हुआ हो कि पछता रहा हो कि हमने गलत किया, किसी से कहा हो उसने कि हमने गलत किया, कभी आपको सुनाई दिया हो कि उसने ऐसा कहा? आगे कब तक लड़ेंगी आप उससे? जब तक उनको सजा नहीं हो जाएगी तब तक मैं लड़ूंगी। क्या सोचा है सज़ा दिलाने के लिए? कि मतलब कि जैसे उम्र कैद या जैसे हमारे साथ किए हैं वैसे मैं चाह रही हूँ उनके साथ भी हो, क्योंकि उनको भी पता चला कैसे एसिड अटैक किया जाता है। कैसे एसिड अटैक किया हाँ। जाता है? आपकी 21 साल की उम्र है, जी। आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहती हैं? जब ये घटना हुई थी तब आप 17 साल की थी, हाई स्कूल में पढ़ रही थी। अब आज आप 21 साल की, 4 साल पुरानी घटना हो गई, 3 साल आपने अस्पताल में बिता दिए, 1 साल से आप समाज में हैं। कभी आपको महसूस हुआ हो कि समाज में आपके साथ भेदभाव हो रहा है? ऐसा कभी आपको महसूस हुआ कि समाज में आपके साथ भेदभाव हो रहा है? पहले होता था लेकिन अब नहीं। क्या भेदभाव होता था? कि मतलब कि उनकी लड़की देखो जल गई है, ऐसा है वैसा, मतलब बहुत लोग मुझसे बात नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे बहुत लोग। और फिर मतलब अब कुछ मतलब जो मुझसे पहले नहीं बोलते थे वो अब बोलते हैं सब लोग मुझसे। जो पहले नहीं बोलते थे हाँ, अब वो आप बोलते सब हैं। बोलते हैं। अब आप उनकी लड़की वहाँ काम करने लगी है यार, मुझे तो लग रहा था वो कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब कुछ नहीं कर पाएगी, वो आज वहाँ लखनऊ में जॉब कर रही है, मतलब इतना वो बोलते हैं। गरिमा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप चूँकि उस वक्त 6 साल की थी, कक्षा 6 में पढ़ती थी, 13 साल की थी, 2008 के आसपास की बात आपने बताई। जी। तो 13 साल समझदार बच्चा होता है। सबसे पहले आपको क्या फील हुआ? सर पहले मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है मेरे साथ। जब मैंने देखा अपना चेहरा तब मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि मैं लड़की थी, मैं लड़की हूँ और सब लोग का एक ही कहना था कि लड़की है, आगे कैसे क्या होगा। क्योंकि वैसे भी आज भी हमारे समाज में लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन अगर लड़की के साथ कुछ भी होता है तो समाज सपोर्ट करने नहीं खड़ा होता। हमेशा समाज ये कहता है लड़की है, आगे कैसे होगा, शादी कैसे होगी, दूसरे के घर जाना है, क्योंकि हम लोग को पाला ही इसी नजरिए से जाता है कि हमको दूसरे के घर जाना है। सब अच्छा सोचते हैं, मैंने भी अच्छा ही सोचा था। जब ये सब हुआ तो बहुत खराब लगता था, मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। कुछ टाइम तक मैं स्कूल नहीं जा रही थी। फिर मेरी फैमिली का हमेशा से मुझे सपोर्ट रहा है। मेरे पापा मुझे कुछ दिन स्कूल अपने साथ लेके गए, रोज लेके आते थे। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, जब मैं जाऊंगी करूंगी तभी होगा। और फिर मैंने धीरे धीरे स्कूल जाकर पढ़ाई की, तो तब धीरे धीरे मतलब लगा कि नहीं, मुझे बाहर निकलना चाहिए। और मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। आपकी फैमिली ने हमेशा आपको सपोर्ट किया। आपने पढ़ाई कितनी की? सर मैंने बीए कंप्लीट कर लिया। बीए कंप्लीट किया। आपने उन हालात के बाद अपने आप को कैसे चेंज किया? जब आपके साथ घटना हुई 2008 में, तो कितने दिन आप उस ट्रॉमा में रहीं? उस साल तो मुझे ऐसे प्रमोट कर दिया गया, मैं स्कूल नहीं गई हूँ। जब अगला सत्र स्टार्ट हुआ तो तब पापा मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, तो मैं उनको बोल रही थी नहीं मुझे नहीं जाना। लेकिन जब वो मुझे कुछ दिन अपने साथ स्कूल लेके गए, मुझे रोज छोड़ने जाते थे, लाने जाते थे, तो धीरे धीरे हिम्मत बनी कि नहीं मुझे स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन बुरा तब लगता था कि जब मैं स्कूल जाती थी और वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड थी, मैं उन लोग से बात करने जाती थी तो वो लोग मुझसे उस मन से बात नहीं करते थे। नोट्स अगर मैं उनसे कहती थी कि मुझे दे दो क्योंकि किसी दिन मैं स्कूल नहीं गई, तो वो लोग देते थे यही कर लो, घर के लिए नहीं देगी। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई जाकर की। समाज की प्रतिक्रियाएं आपके प्रति क्या रही स्टार्टिंग में? अब तो आपने काफ़ी, चूँकि जब घटना हुई थी उसके बाद से अब तक काफ़ी वक्त हो गया, स्किन आपकी काफ़ी कुछ ठीक हो रही है, धीरे धीरे काफ़ी कुछ ठीक हो रही है। समाज से कैसे लड़ना सीखा आपने?
शायद कहीं न कहीं मैंने बाहर जाना आना बहुत कम कर दिया था, तो ये भी कह सकते हैं कि शायद मैंने समाज से धीरे-धीरे थोड़ा कटना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। बहुत जब मुझे स्कूल जाना होता था या किसी काम के लिए जाना होता था तो मैं पापा के साथ ही जाती थी। आप पापा के साथ जाती थी। आपने बीए कंप्लीट कर लिया, आगे का क्या विचार रहा आपका कि क्या करेंगी? इस साल मैंने बीटीसी का डाला, इस साल में बीटीसी करूँगी। अभी आपकी एज क्या है? 25। 25 है। बीटीसी का आपने डाला है, बीटीसी करने का मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई करेंगे। जी। शादी का कभी ख्याल आया? परिवार ने कभी कहा? हाँ, फैमिली तो हमेशा कहती है, लेकिन अभी मुझे नहीं करना। अभी नहीं करना। ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड इस तरह से रहा? नहीं रहा। आगे आपने सरवाइव करना कैसे शुरू किया? आप आज एक एनजीओ के साथ काम कर रही हैं। वो एनजीओ काफ़ी बड़े लेवल पे एसिड अटैक सर्वाइवर के साथ में काम करता है, उनको जोड़ता है। जी सर, छाव फाउंडेशन। छाव फाउंडेशन है। ये आपको कैसे मोटिवेट किया कि हमको वहाँ जाना चाहिए? मुझे मेरी सांस में प्रॉब्लम होती थी कि हवा लगने से इसमें बहुत आंसू आते थे, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर इसकी सर्जरी नहीं की जाएगी तो धीरे धीरे अगर इसी तरह आंसू आते रहेंगे तो ये आँख आपकी बैठ जाएगी और फिर शायद कभी आँख नहीं बनेगी, रोशनी चली जाएगी। तो उसी का एक कैंप लगा हुआ था सीएमओ ऑफिस में, तो मैं दिखाने आई थी। तो वहाँ पर एनजीओ में एक लड़की जुड़ी हुई थी, प्रीति नाम था, वो भी सर्वाइवर है। तो उनकी पापा की मुलाकात मेरे पापा से हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पर रिच आउट डिपार्टमेंट में दुर्गा सर काम करते थे, तो उनका नंबर दिया था। तो मेरे पापा ने उनसे एक दो दफ़ा बात की सर्जरी को लेके, क्योंकि हम लोग को सर्जरी करवानी थी। तो सर ने यहाँ सीरोज में बहुत सारे डॉक्टर्स आने वाले थे, तो सर ने हम लोग को बुलाया था कि आप लोग आ जाइए, मतलब डॉक्टर्स आने वाले हैं, पैनल आने वाला है। तो फिर हम लोग आए थे। सर ने फिर तब कहा कि अगर आपकी बेटी चाहे तो रुक सकती है यहाँ पर, उसको अच्छा लगेगा, और अगर चाहेगी तो जॉब कर लेगी। उस टाइम शायद मैं फर्स्ट टाइम 2016 में घर से बाहर निकली थी, वो भी पापा के साथ आई थी, लेकिन अकेले रुकूंगी ये मुझे नहीं पता था। फतेहपुर से लखनऊ का सफ़र कैसे तय किया? फर्स्ट टाइम तो मैं पापा के साथ आई थी, वो लेके आए थे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं यहाँ रुकूंगी, क्योंकि घर से बाहर कभी नहीं निकली थी मैं अकेले। जब भी जाना होता तो फैमिली के साथ ही जाती थी। कुछ दिन तो मुझे बहुत रोना आया कि मुझे यहाँ नहीं रुकना, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गई और अब मुझे लखनऊ अच्छा लगने लगा। लखनऊ अच्छा लगने लगा। अभी आप किसी के साथ रह रही हैं या फैमिली का मेंबर है या अकेले रह रही हैं? कैसे रहती हैं? मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं और आगे की पढ़ाई भी अपनी कर रही हैं। आप एक साथ काम भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं जी। और आगे बढ़ने का एक एम लेके चली हैं। जी, वो हॉस्टल हमको जब जो जगह है सीरोज हैंग आउट कैफ़े की, उसी टाइम वो हॉस्टल में भी हम लोग को रूम्स प्रोवाइड हुए थे, तो हम लोग वहीं रहते। अच्छा, हॉस्टल की कोई कास्ट वगैरह ली जाती है? फ्री ऑफ कास्ट है आप लोगों के लिए। जी। अच्छा, आप लोगों को सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिल रही है? कुछ मिल रही है? क्योंकि एसिड अटैक के केसेस में सरकार ने कुछ कंपनसेशन देने की थी, तो मिला आप लोगों को? एक्चुअली मेरा सर केस रजिस्टर्ड नहीं था, तो मुझको नहीं मिला, तो मुझको सारी हाँ मुझे मिला था 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से मिला था। लेकिन सर इतना चीज़ें ख़राब होने के बाद क्या 3 लाख रुपए, मतलब उसकी नहीं, 3 लाख रुपए, 3 लाख क्या करोड़ों रुपए भी वो चीज़ नहीं पूरी कर सकती जो आप लोगों ने खोया है। आपकी यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी रही होगी इस अटैक के बाद। उसको कैसे आपने फेस किया? किस तरह से उसको याद करती हैं? कभी वो हालात याद आते हैं? मानसिक आपका जो याद तो रोज वैसे आती है। जब मैं अपना फोटो देखती पहले का, तो मुझे याद आने लगती तुरंत, तो मैं जल्दी देखती नहीं, इसलिए मैं शीशा में जल्दी एक बार मैंने देखी थी अपना शकल, मेरा शकल कैसे पहले था, मतलब अब कैसे हो गया, तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है। मैं कभी कभी सोचने लगती, मैं अपनी पहले की फोटो देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। तो मतलब कि
इसीलिए मैं नहीं देखती हूँ जल्दी, जैसे मेरा फेस है वैसा कोई बात नहीं। देखिए, इंसान फेस से नहीं होता है, इंसान आत्मा से और अपने विचार से होता है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर कलर के लोग हैं, तो फेस मायने नहीं रखता है, आपके विचार और आपकी आत्मा मायने रखती है। बहुत लोग बोलते हैं आपके फेस से मुझे कुछ नहीं करना है, आपका दिल साफ है, आप अच्छे से बात कर रहे हो, बस वही काफ़ी है। वही काफ़ी है। हाँ। ये तो एक ईश्वर की बनाई हुई संरचना है। इंसान को अलग अलग चेहरे, अलग अलग कलर, अलग अलग रंग दिया हुआ है। आपने इस घटना के बाद आगे बढ़ने की किस तरह से आपको प्रेरणा मिली और आज आप कैसे बढ़ रही हैं आगे? आज आगे बढ़ने के लिए आप क्या कदम उठा रही हैं? मतलब मैं यहाँ पे काम करके मैं सोच रही हूँ, मतलब कि यहाँ पे मतलब बहुत कुछ सिखाया जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ सीख के मैं अपना खुद का मैं कुछ करूँ और आगे बढ़ूँ। मेरा यही सोच है। मतलब आप खुद का अपना कुछ हाँ। काम शुरू करके हाँ, और आगे बढ़ना चाहती। हाँ, और घर वाले का अब मुझे सपोर्ट करना है, क्योंकि वो पहले मेरा करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर अपने घर वाले के साथ करें। तो इसके लिए क्या कदम आपने बढ़ाए हैं, क्या सोचा है? हाँ, मैंने मतलब कि अभी तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा मैं कि अपने घर पे मैं कुछ किसी चीज़ का मैं दुकान या डलवा दूँ किस चीज़ का, तो आराम से चले, मैं यही सोच के रखती पिछले कुछ सालों में एसिड अटैक की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। हूँ। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें सुनने में आता। हाँ। जब कभी कोई घटना आप लोगों के दिमाग में आती है कि ये घटना हुई, तो उस वक्त पहला जहन में क्या सवाल आता है और क्या मोमेंट आता है दिमाग के अंदर आपके? हाँ, अभी तो मतलब जल्दी लखनऊ में एसिड अटैक हुआ था, तो मैं गई थी देखने के लिए। तो मतलब लड़का लड़की मतलब दोनों के ऊपर पड़ा था, तो मैं गई थी देखने। मतलब कि मुझे तो गुस्सा आती है ना, जो फेंकते हैं ना उनको पकड़ के, जैसे मेरे ऊपर अटैक करते हैं, पकड़ के उनके ऊपर भी करे, तब पता चले उनको कि कैसे एसिड अटैक होता है। मुझे ये गुस्सा आती है वो। जब कहीं कोई एसिड अटैक की घटना आपको सुनने में आती है कि फला जगह अटैक हुआ, फला लड़की के ऊपर तेजाब से हमला हो गया, तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? जब भी ऐसा कभी सुनने में आता है कि घटना हुई है, सबसे पहले जहन में अपना फेस आता है कि एक और ऐसे दरिंदे व्यक्ति ने मतलब किसी के साथ इस तरह का हादसा कर दिया। दूसरा आता है कि क्या उसकी फैमिली उसका सपोर्ट कर रही होगी या फिर उसके साथ कोई होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी घटनाएं होने के बाद बहुत सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने ही फोन नहीं उठाते जरूरत में कि कहीं ऐसा ना हो पैसे मांग ले, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ काम ही सिखा दे। तो इसलिए ये सारी चीजें सोचकर बहुत अंदर से घबराहट होती है कि वो ठीक तो होगा। अंदर से घबराहट होती, वो ठीक तो होगा। मतलब एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि ऐसे मौक़ों पे अपने ही फ़ोन नहीं उठाते हैं कि कहीं कोई ज़रूरत ना बता दें, कोई काम ना बता दें। आखिर उन दरिंदों से निपटने के लिए आप आज की लड़कियों को क्या संदेश देंगी कि ऐसे दरिंदों से कैसे निपटा जाए? अमूमन आजकल की लड़कियां फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके थ्रू लड़कों से जुड़ी हुई हैं, वन साइडेड लव चल रहा है और उसमें बिल्कुल उलझी हुई हैं, परिवार से दूर हैं, परिवार से कोई मतलब नहीं, इश्क में अंधी हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही और फिर उनके साथ ये घटना हो जाती है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन? लड़की, समाज, परिवार या बॉयफ्रेंड? सर सबसे पहले चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मतलब चीजें दोनों के साथ हो सकती हैं। तो सबसे पहले जरूरत है समझने की, जो कर रही है क्या वो सही है। क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को पता होता है तो जो इंसान वो कर रहा होता है उसको ही पता होता है कि वो जो कर रहा है वो क्या सही है या गलत है। क्योंकि बहुत अगर आप उससे बात कर रहे हैं या फिर मिल रहे हैं जो भी है, तो एक मतलब नॉर्मल टाइम में तो ये चीजें नहीं हो जाएंगी कि आप मतलब कोई 1 महीने बात करेगा और इस तरह की कुछ भी घटनाएं हो जाएंगी। जब आपने एक लंबे टाइम तक बात की होगी या फिर रिश्ते में होंगे तब जाके चीजें कभी ऐसे होती हैं, तो उसमें आपको खुद एक समझ आएगा कि जो आप कर रही हैं वो गलत है या सही है, और अगर गलत है तो आपको वहां रुक जाना चाहिए। जैसे मेरे सामने 2 केस हैं, एक आप और एक खुशबू। आपका केस ये कि आप 6th क्लास में थी और आपको नहीं पता कौन था, किसने फेंका। खुशबू जो वन साइडेड लवर ने घटना इनके साथ की। दोनों केस
जस्ट अपोजिट हैं और सिमिलर भी हैं। लेकिन अब यहीं पे सवाल ये आता है कि जो चीज़ें आज के समाज में बच्चे कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं या लड़के कर रहे हैं, लड़के भी ज़बरदस्ती लड़कियों से अलग अलग तरीक़ों से सोशल साइट से कनेक्ट होते हैं, जिनको आप नहीं जानती कौन है। बस उन्होंने 2 तस्वीर डाली, 2 अच्छी बातें की और आपने टाइम अपना एक्सपेंड करने के लिए उनसे यस कर लिया। चैटिंग शुरू हुई, वो धीरे धीरे मुलाकात शुरू हुई और बात शुरू हुई। तो वन साइडेड लव, उसमें घर वालों का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है। आपको भी लड़के के बारे में कुछ नहीं पता कि लड़का कौन है, क्या करता है, क्या कैसा है, किस उसका है, आगे इसका रिज़ल्ट क्या होगा। कनेक्ट होती लड़कियां चली जाती, उसके बाद अंजाम उसका उल्टा होता है। आजकल घटनाएं हो रही, कहीं मर्डर हो जा रहे हैं, तो कहीं तेज़ाब फेंका जा रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है। तमाम घटनाएं आजकल नॉर्मल सुनने में रोज़ आ रही। आखिर इनसे हम लोग समाज को कैसे जागरूक करें, समाज कैसे इससे जागरूक हो, लड़कियां आज की ख़ास तौर से कैसे जागरूक हों कि ऐसे दरिंदों से पहचान सकें उनको। समाज के अंदर जो छुपे ये दरिंदे हैं, जो लड़कियों को सिर्फ यूज़ करने के लिए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए उनसे कनेक्ट होते हैं। इन सब के लिए तो लड़कियों को खुद ही पहले सोचना चाहिए, ऐसा बात करने से पहले, या फिर ऐसे नॉर्मली आपसे कोई इतनी बात नहीं करने लगेगा। जब तक वो मतलब कुछ भी भेजेगा, यस नो हाय हेलो, तो पहले आपको समझना है कि मतलब आप जिससे बात कर रही हैं वो कौन है। सोशल मीडिया में तो लोग फेक आईडी बनाकर भी आपसे बात कर सकते हैं। एक्चुअली में तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति है वही है। बहुत ऐसे सारे फेक अकाउंट बना के आपसे बात करते हैं। तो चीजें सबसे पहले तो तभी घटने लग जाती हैं जब आप बिना सोचे समझे काम करती हैं। हम उस सच्चाई को जानना चाहेंगे जो अब तक आप लोगों की समाज के सामने नहीं आई है घटना के बाद। उस सच्चाई को हम सुनना चाहेंगे। आप दिल खोल के, बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, जो आपके साथ दुश्वारियां हुई हैं उनको आप बताएं। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है, डार्क रूम, इसमें हम उस अंधेरे में छुपी हुई कहानी को समाज के सामने लाना चाहते हैं, जिससे लोग जागरूक हो सकें। आपकी वो उस कहानी को हम सुनना चाहेंगे जो इस अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ जाए, लोगों को जागरूक करे। आपकी इस घटना के पीछे की वो सच्चाई जो अब तक समाज के सामने नहीं आई। आपके साथ दुख है, दर्द है, उसका अफसोस है। अफसोस ही सिर्फ किया जा सकता है, उसको वापस तो नहीं किया जा सकता। आपके हौसले को बारंबार सलाम है, लेकिन हम उस सच्चाई को कि आपने इसको किस तरह से सरवाइव किया, किस तरह से आप लड़ रही हैं, आज भी लड़ रही हैं और आगे ज़िंदगी भर आप लड़ती रहेंगी। ये एक ऐसी घटना है जो ता ज़िंदगी आप लड़ेंगी इससे और लोगों के लिए मिसाल है। कैसे आप लड़ रही हैं, कैसे कर लेती हैं। आप एक रेस्टोरेंट में काम करती हैं, तमाम तरह के वहाँ कस्टमर आते हैं, एक अच्छा रेपुटेटेड जगह पे आप हैं और अच्छे लोग आते हैं वहाँ, अच्छे और बुरे दोनों लोग आते हैं। कभी आपको साथ ऐसी कोई घटना हुई जो आपको लगा कि नहीं होनी चाहिए? भी वहाँ भेदभाव आपके साथ हुआ? कहाँ पे? जहाँ आप अभी काम कर रही हैं या समाज में कहीं पे भेदभाव हुआ आपको आने जाने में, रास्ते में, सफ़र में? हाँ, सफर में कभी कभी होता है। मतलब मुझे देखने लगते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझसे कुछ बोलेंगे नहीं, देखेंगे। अगर मतलब कुछ लोग, मतलब मैं अपने घर जाती हूँ कभी कभी तो मतलब कि बस में सब लोग देखते हैं, बोलेंगे बिटिया तुम्हारे फेस में क्या हो गया? तो हम बोलते हैं मेरे साथ न पूछो क्या हो गया। तो अच्छा बताओ क्या हुआ? तो उनको बताते हैं, वो भी परेशान हो जाती। मतलब उनको जिसने मेरे ऊपर फेंका ना, उसको गाली देती है। मतलब वो कि मतलब ऐसा क्या था, मतलब कि ऐसा क्यों कर दिया, उनको नहीं दिख रहा था कि उनकी बहन करती ऐसा कोई। तो कर्जा लेके फादर ने आपके, मतलब सरकार से कोई इस तरह की ख़ास सुविधा नहीं है नहीं जो इस टाइप के केसेस में मदद की जा सके? 3 लाख रुपए आपको मिले, 3 लाख रुपए? 3 लाख में कुछ नहीं होता है, 3 लाख में तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरी 2 बहन और थी ना, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थी।
मैं तो थी क्योंकि मेरे ऊपर 3-3 ज्यादा- लाख सबको मिला या सिर्फ नहीं, आपको मिला? मुझे ही मिला है और किसी को नहीं मिला है। और किसी को नहीं मिला। नहीं। बाकी सब आपने अपना इलाज, सब चीज़ें आपने हाँ। अपने और स्तर से मेरा कराई। यहाँ छाव फाउंडेशन से इलाज हुआ है। छाव फाउंडेशन ने आपकी मदद की है। जी। तो जब आपके साथ घटना हुई उसके बाद किस संस्था ने आपकी सबसे ज़्यादा मदद की? कौन संस्था आपके लिए लड़ी खड़ी रही? हाँ, छाव फाउंडेशन। आज भी लड़ रही है आपके लिए? किस तरह से लड़ती है? मतलब जैसे मतलब कि कहीं भी एसिड अटैक होता है, कहीं भी एसिड अटैक होता है तो सर हमारे मतलब कि न्यूज़ पे आती है तो वो देखते हैं तो तुरंत जाते हैं मतलब वहाँ, और मतलब देखते हैं उनकी ज़्यादा हालत ख़राब रहती है, मतलब कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है तो वो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अच्छे से इलाज करवाते हैं। अब जब आप इस मुकाम तक पहुंची हैं कि आप उस संघर्ष से लड़ के समाज के सामने खड़ी हुई हैं, समाज के बीच में हैं और दिन भर में हज़ारों लोगों के बीच में आप एक खड़ी होकर काम करती हैं, तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और आप आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? आप अपनी उपलब्धि खुद बताइए कि आपकी अपना अचीवमेंट क्या है। मैं तो यही बोलूँगी जो मेरे साथ मतलब अटैक हुआ है और मतलब आगे चल के वो किसी के साथ अटैक ना हो, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। किसी के साथ अटैक ना हो ये अच्छा नहीं होता है, ये तो अपनी जगह ठीक बात है। इससे बचा कैसे जाए? जागरूक लोग कैसे हों? मतलब बचने के, जैसे आपके साथ जो घटना हुई, हाँ, वन साइडेड था लड़का, उसने ये घटना को अंजाम दिया। आगे ऐसे लड़कियां कैसे बचें इस टाइप के दरिंदों से, जानवरों से? समाज में ये दो पैर वाले जो जानवर घूम रहे हैं, इनसे बचें कैसे, सावधान कैसे रहें? उन पीढ़ियों को संदेश क्या आ जाएगा आपकी तरफ से? चलिए गरिमा दीदी पूछते हैं। अच्छा, आप काफ़ी भावनात्मक हो रही हैं और बात भी भावनात्मक वाली ही है, क्योंकि जो आपके साथ बीता है उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक अफसोस सिर्फ किया जा सकता है और समाज में जो दरिंदे हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और सज़ा के लिए लड़ना आपका भी काम है और सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जो इस तरह के केसेस में तत्काल कार्रवाई हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे केसेस चलने चाहिए जिन पे जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। गरिमा, आपसे सवाल है, अब आप इस मुकाम तक पहुंची हैं तो आपको क्या लगता है इसमें आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश क्या है? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं यही मानूंगी कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, शायद मैं यहाँ पर नहीं आ पाती अगर मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट नहीं किया होता, अगर छाव फाउंडेशन ने हम लोग को मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता, तो शायद हम सबकी स्टोरी, हम लोग सबकी कहानी कहीं ना कहीं ऐसे ही दबी होती और हम लोग आज जहाँ हैं और हम जिस मुकाम पे हैं शायद नहीं पहुँच पाते। आप जिस मुकाम पे हैं शायद ना पहुँच पाते। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? आने वाली पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि आप अपने बच्चों को जागरूक करिए और कहीं ना स्कूल कॉलेजेस में एसिड अटैक को लेके बात होनी चाहिए, एसिड अटैक पे चर्चाएं होनी चाहिए। मतलब एक महीने में एक क्लास होनी चाहिए उनके लिए। छोटे बच्चों से जब हम स्टार्ट करेंगे, जब आप छोटे से किसी बच्चे को ये सारी चीजें बताते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग प्रभाव होता है और जो फिर देखने का नजरिया होता है उस बच्चे का बड़े होके शायद वो एक अलग होता है। क्योंकि मतलब छोटे से ही हम देखते हैं कि घर के झगड़े, आजकल सबसे ज्यादा तो घर के झगड़े ही ले लीजिए कि सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित वही करते हैं। हम लोग आपस में छोटी छोटी बात में लड़ते रहते हैं और वो सारे बातें बच्चे सुन रहे होते हैं। तो हमको जरूरत है कि एक अच्छे तरह से परवरिश की, पारिवारिक माहौल की, परवरिश की। आपने बहुत बड़ी और अहम बात की कि आज की ज़रूरत है परिवार की, सबसे पहले परिवार की
और स्कूलों में इस तरह की क्लासेस की, जो बच्चों को जागरूक किया जाए इस तरह से। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जागरूक किया जाए। जागरूक आजकल की सबसे ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर इंसान कब व्यक्तिगत कनेक्ट हो जाता है खुद नहीं पता होता है इंसान को कि कैद में जा रहा है, सोशल मीडिया से कैद में चलता चला जा रहा है। और ख़ासतौर से लड़कियां इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रही हैं इस चीज़ में। अब सवाल ये उठता है कि ये हो कैसे, इसका आपके हिसाब से सजेशन क्या है? सर मेरे हिसाब से सजेशन यही है कि जो हम पेरेंट्स हैं, सबसे पहले अगर हम इसकी जिम्मेदारी ले, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अपने घर से, स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से, मतलब जो भी व्यक्ति जहाँ भी है, अगर वहाँ के माहौल को वो जागरूक करेगा। अगर आप मान लीजिए कि ऑफिसेस में है तो आप महीने में 6 महीने में एक मीटिंग करके एसिड अटैक पे, बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, घटनाएं हैं, अगर एक बार उस पर बात करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं तो वो माइंड में आएगी कि इस पे बात हुई है, चर्चा हुई है। तो जब ऑफिस में या फिर स्कूल में, कॉलेज में मीटिंग्स होंगी, ऐसी बात होगी, तो आप तब कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी आप समझाएंगे। लेकिन जब आप खुद ही बात नहीं करेंगे तब बच्चों को कैसे समझाएंगे? इसमें एक बहुत बड़ी बात और है, आजकल बच्चों के साथ ये है कि स्कूल जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, कुछ ऑफिस में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रही हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, परिवार में जो कम्युनिकेशन गैप है आपस में वो बढ़ गया है। आपके साथ, हमारे साथ बाहर समाज में कुछ भी गलत हो रहा है, हम परिवार से शेयर करना नहीं पसंद करते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि माँ बाप से हम डरते हैं कि हमने बताया तो उसका मतलब वो गलत निकालेंगे, उसका मतलब वो गलत निकालेंगे। ख़ास तौर से लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि लड़कियां अपने साथ छोटी मोटी घटनाएं, बैड टच हो गया, छोटे स्कूलों में बैड टच सिखाया जा रहा है, तो बैड टच हो गया उसके बारे में घर में शेयर नहीं करती। सफ़र में, ट्रेन में, बस में जा रहे हैं, आपके साथ बैड टच हुआ, आपने उसको कहीं शेयर नहीं किया। आखिर इस पे जागरूकता कैसे लाई जाए? क्योंकि इसके लिए तो अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन खासकर लड़कियां डर से नहीं बताती कि कहीं पापा को अगर बताऊंगी तो पापा कैसे समझेंगे या मतलब किस भाव से लेंगे। एक ये भी रहता है ना कि अगर मान लीजिए लड़की बड़ी है तो अगर उसने बताया तो उनको लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो शादी कर दे हमारी जबरदस्ती। तो कहीं ना कहीं अगर इसका अगर मतलब फादर है या मदर है, अगर एक बार सामने से आके खुद से पूछे या बात करें तो शायद इसका सही सोल्यूशन यही है कि एक बार सामने से आके वो पूछें, बात करें। मतलब हर रोज शाम को एटलीस्ट आप, अभी क्या हो गया कि फोन हो गए हैं तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि अगर खाना खाते हैं उसी टाइम हो सकता है एक साथ थोड़ा बहुत बातचीत हो जाए, नहीं तो ऐसे किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो बैठ के किसी भी टॉपिक पे बात करे। बिल्कुल सब टच में है मगर टच में कोई नहीं है, टच में कोई नहीं है। लोग फ़ोन में इतना खो चुके हैं, फ़ोन ने दुनिया बदल दी है। ज़रूरत है परिवार को समझने की, परिवार को बच्चों पे समझने की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के दौर में इस चीज़ की है। अगर परिवार एकजुट है, परिवार अपने बच्चों से कनेक्ट है, तो बच्चे को हौसला रहेगा कि वो समाज में किसी भी परिस्थिति से निपट सकता है। अगर परिवार के सामने सारी चीज़ें ओपनली रहेंगी, शेयर करेंगे, अपनी फैमिली से शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज में आपको हौसला मिलेगा लड़ने के लिए। अब अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? जैसे खुशबू हैं, खुशबू जैसी सैकड़ों लड़कियां हैं जो आज अपने घरों में कैद हैं, घर से निकल नहीं रही हैं, वो समाज से चेहरा छुपा रही हैं। तो क्या समाज सिर्फ चेहरा देखना चाहता है? सर हम सब ने समाज को ऐसे बना दिया है कि सबसे पहले लोग चेहरा ही देखते हैं। आज भी मतलब कहने को तो हम कह देते हैं कि चेहरे से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर देखें तो मानसिकता लोगों की वही है। मानसिकता वही है, लोग सिर्फ फेस पे वो करते हैं, आदमी के वर्क पे सहानुभूति दिखा सकते हैं वो, बट एक्चुअली में क्या है वो उनको खुद ही पता होगा। तो ऐसी जो लड़कियां हैं जो समाज में घर के अंदर हैं, समाज के डर से या बाकी परिस्थितियों से समाज का सामना नहीं कर पा रही, घर से नहीं निकल पा रही, ऐसी तमाम लड़कियां हैं। तमाम तो लोग कई बार मन में लोगों के ख्याल आता है कि हम बेकार में अब यह है, हम गलत कदम उठा लें, सुसाइड की तरफ जहन में जाता है। ऐसा क्यों? उनको कैसे समाज के सामने आना चाहिए? खुशबू से प्रेरणा
क्यों नहीं लेती हैं? खुशबू जैसी तमाम लड़कियां हैं जो फील्ड में उतरी हैं, मैदान में उतरी हैं, जिनको अपने फेस से कोई मतलब नहीं है, वर्क कर रही हैं, क्योंकि जिसको बुरा लग रहा है अपना चेहरा खुद घुमा ले। ये मेंटेलिटी क्यों नहीं आ रही है? समाज में आने के लिए पहला कदम हमें स्वयं ही उठाना पड़ेगा। लोग बहुत मतलब कि मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मोटिवेट हमको खुद को होना पड़ेगा। जब हम एक कदम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे साथ समाज 4 कदम पीछे से चलेगा। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत होंगे, मोटिवेट खुद को होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन बात वही आ जा रही है कि उन लड़कियों को, जो लड़कियां आज समाज के डर से घर के अंदर छुपी हुई हैं, घर के अंदर छुपा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो समाज का सामना नहीं करना चाह रही। समाज का सामना वो क्यों नहीं कर रही? समाज खुद अपना मुंह मोड़े, जिसको देखना है देखे, वो खुद आगे बढ़े ना। उन लड़कियों को क्यों नहीं बाहर आ रही? उनको कैसे मोटिवेट किया जाए? वो कैसे बाहर आए? उनके परिवार वाले क्यों नहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं? समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर इस तरह हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। हमको समझना पड़ेगा कि हमको अब ज़रूरत है घर से बाहर निकलने की। अब हमको ज़रूरत है समाज से लड़ने की। अब हमको ज़रूरत है समाज को कुछ कर दिखाने की। अगर आज आप नहीं निकलेंगी, इस तरह की लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी, तो इस तरह फिर कभी जागरूकता नहीं आएगी। तो इसलिए घर से बाहर निकलिए आप लोग और 4 कदम आगे बढ़ाइए। एक टाइम बाद समाज भी आपके साथ होगा, लोग भी आपके साथ होंगे और बातें भी आपकी ही होंगी। समाज भी आपके साथ होगा, बातें भी आपकी होंगी। सरकार को इस तरफ कोई कदम उठाना चाहिए कि ऐसी लड़कियों को एक डेटा इकट्ठा करना चाहिए और ऐसी लड़कियों के लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए, समाज में सर उठा के चल सकें। एक विभाग होना चाहिए इसके लिए कि जो समाज में सिर्फ ऐसे ही लड़कियों को, इनको कोटा मिलना चाहिए, आरक्षण इनके लिए होना चाहिए कि सर्विस में प्रायोरिटी इन पीड़ितों को सबसे पहले दी जाएगी। ऐसा कुछ होना चाहिए। सरकार के साइड डेटा का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले जब सरकार हमारे साइड से अगर सरकार से मतलब डेटा मांगा जाता था तो उनके पास ऐसा कुछ डेटा होता नहीं था। छाँव फाउंडेशन हमारी संस्था की तरफ से बहुत बार मतलब कि उनसे डेटा मांगा गया, लेकिन उनके पास नहीं था। हर बार जवाब में कुछ ना कुछ ऐसा लिख के आया, लेकिन क्लियर कोई बात नहीं आई। वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार के पास इसका डेटा होना चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट में 4% का आरक्षण है, इसी डेटा मतलब एक अलग ही कोटा है जॉब के लिए। जॉब में कोटा है। कितने पीड़ितों को जॉब मिली होगी? मुझे नहीं लगता कि सर उस कोटे से किसी को जॉब मिली होगी। उस कोटे से जॉब नहीं मिली होगी, वही मेरा पूछने का मतलब था। वो केवल कि कोटा तो बना दिया गया लेकिन जॉब नहीं दी गई, कि दिखाने के लिए बना दिया गया कि हम एसिड अटैक के साथ में हैं और उनके पीड़ितों को हम जॉब दे रहे हैं। 4% कोटा हमने निर्धारित कर दिया, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर एक विभाग होना चाहिए जिसमें एक कोटा ऐसा निर्धारित हो कि कोई भी हो उसमें ना कोई जात का ना किसी आरक्षण का, सबसे पहला एसिड अटैक पीड़ितों को प्रायोरिटी तो अभी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पेपर पास करेंगे तो ही आपको जॉब मिलेगी। पेपर पास करना एक अलग बात है, लेकिन आरक्षण कहीं ना कहीं होना चाहिए। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल सर होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। खुशबू है हमारे साथ, तो मतलब उसकी एक आंख नहीं है, एक आंख से भी उसको बहुत कम दिखता है। तो अभी वो जॉब कर रही है, ज़िंदगी भर हो सकता है वो जॉब नहीं कर पाएगी। अभी प्राइवेट जॉब कर रही है। प्राइवेट जॉब कितने कर रही है, संस्था सपोर्ट कर रही है। सरकार से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, सरकार से ऐसी कोई जॉब नहीं मिली, किसी भी सेक्टर में नहीं मिली। तो यही कह सकते हैं कि सरकार की साइड से तो कोई अभी तक ऐसा मतलब कहीं ना कहीं एसिड पीड़ितों के लिए एक ऐसा व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी को एक सम्मानजनक तरीके से समाज में जी सके, और एक सरकारी नौकरी या संस्थान में ऐसा व्यवस्था सरकार करे कि ये अपनी सम्मानजनक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई मदद कुछ नहीं मिल रही है? नहीं सर, क्योंकि जब सरकार के पास डेटा ही नहीं है तो ऐसा होगा कहाँ? और डेटा भी उन रिकॉर्ड्स का होगा जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो पुलिस केस रजिस्टर्ड हुए। आपका केस ऐसा है जो पुलिस केस में नहीं है,
आपका लिखा पढ़ी में कहीं केस नहीं है, तो आपकी जैसी सैकड़ों होंगी देश भर में, तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, वो आ भी नहीं पा रही समाज में सामने। आखिर ऐसे लोग सामने कैसे आए? उनका डेटा कौन इकट्ठा करेगा? सरकार का डेटा तो पुलिस कर देगी, जो रजिस्टर्ड हुए केस। जो ऐसे केस हैं आपके जैसे, अभी भी हमारी संस्था है जिसके पास ऐसे बहुत सारे डेटा हैं जिनके ऐसे केस रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, उनका हमारी संस्था पूरा सपोर्ट करती है। संस्थान सपोर्ट करती है, किस तरह से सपोर्ट उनका रहता है? सर पहले तो जब एसिड अटैक होता है तो हमारी मतलब टीम जाती है जो रीच आउट डिपार्टमेंट की है, उनको मेडिकल से लेके FIR से लेके सारी जो भी चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है हमारी संस्था प्रोवाइड करवाती है। संस्था प्रोवाइड कराती। आप दोनों लोग क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? खुशबू, क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? आप एसिड पीड़ितों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं यही बोलूँगी मतलब कि जो हमारे साथ हुआ है मतलब और किसी के साथ ना हो एसिड अटैक। अगर किसी के साथ हो जाता है तो वो क्या करे? अगर किसी के साथ खुशबू ऐसा होता है तो वो क्या करे? आप काफ़ी इमोशनल हो रही हैं। गरिमा, आप बताइए, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो क्या करे, किस तरह से वो समाज का सामना करे और सामने कैसे आए? अगर किसी के साथ एसिड अटैक होता है तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था आपको हर तरह से मदद करेगी रिहैबिलिटेशन को लेके। आपके केस को अगर केस में कोई प्रॉब्लम्स है तो संस्था हमारी केस भी देखती है। अगर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई ज़रूरत है तो वो भी देखती है। तो आप हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा वहाँ पर हम सब लोग आपको मिलेंगे। तो आप आइए, हमारी संस्था के साथ जुड़िए और हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो संस्था के बारे में नहीं जानते, जिनके साथ हो गया, वो समाज का सामना कैसे करें? सर समाज के सामने अभी वो लोग घर पे हैं, बाहर, क्योंकि जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक समाज का सामना नहीं कर सकते। तो बाहर निकलने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। तो आपने सुना खुशबू और गरिमा की मार्मिक कहानी। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान के भीतर इतना साहस और उम्मीद होती है कि वो खुद को फिर से खड़ा कर सकता है। हमारी आज की मेहमानों ने ये साबित किया कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। इस संघर्ष और साहस से भरी कहानी ने हम सबको ये समझने का मौका दिया कि तेज़ाब पीड़ितों के लिए संवेदनशील और सहयोग की कितनी ज़रूरत है। उम्मीद है कि हमारी ये बातचीत समाज में जागरूकता और बदलाव लाने में मददगार साबित होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपके दिल को छू सके। अगले एक एपिसोड तक के लिए हम आपको छोड़ते हैं एक विचार और एक संदेश के साथ। सच में कोई भी दर्द हमें हारने नहीं देता अगर हम हार मानने को तैयार ना हो। ये था डार्क रूम का आज का एपिसोड। डार्क रूम एक यात्रा है, एक तलाश है उन सच्चाइयों की जो छिपी हुई है, जिन्हें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इस यात्रा में आपके साथ के बिना हम समाज के उन अंधेरों को उजाले में नहीं ला सकते जो कहीं सियाह अंधेरे में खोए हुए हैं। तो आइए हम साथ मिलकर उन अनदेखी सच्चाइयों का सामना करें, उन्हें उजागर करें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है, कोई कहानी है, कोई पीड़ित है जिसकी सच्चाई समाज को पता चलना चाहिए, जिनके संघर्ष समाज के लिए नज़ीर बने, तो हमें बताएं। नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऐसी कहानी आप भेज सकते हैं। हमारे साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे संघर्ष की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।